नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। आगे का एजेंडा देख रहे हैं। शराब घोटाले के आरोप में न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी लगातार गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठा रही है। कल हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अर्जी खारिज कर दी थी और अब बड़ी खबर यह है कि इस गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की तरफ से चुनौती दी गई है। जल्द सुनवाई की मांग अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से की जाएगी। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को सही बताया था। हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल की अर्जी खारिज हो गई थी। तो आज अरविंद केजरीवाल को लेकर हलचल तेज है और इसी से जुड़ी कुछ जानकारियां जल्दी से आपको दे देते हैं। देखिए, अर्जी अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है, चुनौती दी गई है अपनी गिरफ्तारी को। इसमें मांग की गई है कि आप जल्द सुनवाई कीजिए। कल हुआ यह था कि दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को झटका लगा था। उनकी गिरफ्तारी को गलत करार देने वाली जो मांग थी वो हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को वैध बताया था और इसके बाद अब अरविंद केजरीवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा आज खटखटा दिया गया है। इसी पर और जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। दिल्ली से दीपक रावत और साथ ही निपुण सहगल आप देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं। निपुण का पहले रुख करते हैं। निपुण, ये याचिका अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है, आज ही क्या इस याचिका पर सुनवाई मुमकिन है? क्योंकि उसके बाद कल ईद, उसकी छुट्टी, फिर शनिवार रविवार आ जाएगा और सोमवार 15 तक तो वैसे ही न्यायिक हिरासत में हैं अरविंद केजरीवाल तिहाड़ में। निपुण, देखिए रोमाना, आज ही सुनवाई होगी इसकी संभावना बहुत कम है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक लिस्ट तैयार है सुनवाई की। और आखिरकार इस मैटर में अर्जेंसी का फैक्टर क्या है? अर्जेंसी का फैक्टर कुछ नहीं है, वो न्यायिक हिरासत में है, वो बंद है। एक कोर्ट का 106 पन्ने का आदेश आया है कल ही दिल्ली हाई कोर्ट का, तो उसको देखा जाना है, उसको पढ़ा जाना है। ऐसे में याचिका सिर्फ दाखिल कर देने का मतलब ये नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट सारा कामकाज छोड़कर आज ही सुनने को बैठ जाए और केजरीवाल को कोई राहत दे दे। चलिए, एक बार को अगर ज्यादा से ज्यादा सुनवाई हो भी गई, आज ही सुप्रीम कोर्ट ने तय कर लिया कि ठीक है सुनते हैं, तो होगा क्या? एक नोटिस जारी होगा ईडी को जवाब देने के लिए और अगले हफ्ते सुनवाई होगी। ऐसे में ये अदालती तकाजा कम नजर आता है, राजनीतिक तकाजा ज्यादा नजर आता है कि आप हाईकोर्ट का आदेश आते ही जल्दी से उसको चुनौती दे दीजिए ताकि आप रिसीविंग एंड पे ना दिखाई पड़े, आप अग्रेसिव, आक्रामक दिखते रहें कि आपकी पेंडेंसी बची हुई है किसी अदालत में। तो ये ज्यादा दिखाई पड़ता है। मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट आज ही सुनवाई करके कोई राहत अरविंद केजरीवाल को देने जा रहा है। रहिए मेरे साथ निपुण, मैं आपके पास लौटूंगी। इस बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर राजनीति के मैदान में जंग जारी है। कल हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जब राहत नहीं मिली तो एक बार फिर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जुबानी जंग तेज हो गई है। माननीय उच्च न्यायालय ने श्री केजरीवाल के संदर्भ में जो निर्णय दिया है उससे तथ्यों के कठोर धरातल पर आम आदमी पार्टी का अहंकार चकनाचूर हो गया है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन की अन्ना क्रांति से शुरू हुआ आंदोलन आज के में तब्दील हो गया है, यानी केजरी करप्शन क्रांति में तब्दील हो गया है। एक दशक के अंदर इतना बड़ा पराभव संभवतः भारत की राजनीति में कभी देखने को नहीं मिला होगा। हम हाई कोर्ट के फैसले से बहुत सम्मानपूर्वक सहमत नहीं हैं और हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का बहुत धन्यवाद कि हाई कोर्ट के फैसले को उन्होंने संजय सिंह जी के मामले में पलटा था और हमारी यह उम्मीद है कि इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी अब पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आसरे फिलहाल नजर आ रही है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। दीपक रावत भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दीपक, जिस बात का जिक्र अभी निपुण भी कर रहे थे, कुल मिलाकर हाईकोर्ट का जो फैसला आया वो न सिर्फ कानूनी तौर पर अरविंद केजरीवाल के लिए झटका, बल्कि राजनीतिक तौर पर आम आदमी पार्टी की राजनीति के लिए भी एक बड़ा झटका। और इसीलिए अब आम आदमी पार्टी की सारी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट पर जाकर टिक गई हैं। दीपक, आवाज आपकी नहीं आ पा रही है।
मैं दोबारा आपके पास आऊंगी दीपक, ठीक करवाते हैं इसको। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है दीपक, कुछ प्रॉब्लम आ गई है, मुझे लगता है टेक्निकल इशू है कोई। मैं तब तक आपको लेकर चलती हूँ। निपुण सहगल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जरा जानते हैं निपुण से। निपुण, जिस तरीके से हाईकोर्ट की तरफ से कल अपने ऑर्डर में विस्तृत टिप्पणियां की गई हैं, उसके बाद कानूनी तौर पर भी, हालांकि आप कह रहे हैं कि साहब ये पॉलिटिकल पोस्चरिंग ज्यादा यहां पर नजर आती है, लेकिन इससे इतर कानूनी तौर पर भी यहां पर रास्ता तो बहुत मुश्किल नजर आता है अरविंद केजरीवाल के लिए। निश्चित रूप से कानूनी तौर पर ज्यादा मुश्किल नजर आता है, क्योंकि 106 पन्ने का आदेश है और उसके लगभग हर पन्ने में केजरीवाल का जो पूरा आचरण रहा है इस मामले में, उसको लेकर हाईकोर्ट ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं। और जितनी दलीलें रखी गई थी, जो अब तक देते आए हैं कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं मिला है, चुनाव के समय गिरफ्तारी कर ली गई, ऐसी जितनी बातें हैं उसका हाईकोर्ट ने बहुत विस्तार से जवाब दिया है अपने आदेश में। और ऐसे में इन सभी पहलुओं को सुप्रीम कोर्ट को भी देखना पड़ेगा। जहां तक सवाल इस बात का है कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि संजय सिंह को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, तो 6 महीना जेल में रहने के बाद राहत मिली थी, और वो राहत तब मिली थी जब ईडी ने यह कह दिया था कि हम इनको रियायत देना चाहते हैं। यानी गिरफ्तारी को चुनौती जो संजय सिंह ने दी थी उस मामले पर अंततोगत्वा कोई फैसला नहीं हुआ, उसको हाईकोर्ट ने खारिज किया था। ईडी ने संजय सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया था कि साहब ये अन्य इससे जुड़े मामलों में नजीर भी नहीं बनेगा, ये भी बहुत क्लियर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया था। आगे बढ़ेंगे हम, अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने एक नया पोस्टर जारी कर दिया है, पोस्टर बॉय ऑफ करप्शन, ये नाम दिया गया है बीजेपी की तरफ से जो पोस्टर जारी किया गया है। और इसमें तस्वीर अरविंद केजरीवाल की दिखाई गई है। लुटेरे के तौर पर अरविंद केजरीवाल को इस पोस्टर में दिखाया गया है। आपको याद होगा एक हॉलीवुड की फिल्म है, उसी की तर्ज पर यह पोस्टर बनाया गया है। वो पायरेट्स ऑफ कैरिबियन नाम की जो एक फिल्म है अंग्रेजी की, उसी में ये समुद्री लुटेरे के तौर पर यहां पर अरविंद केजरीवाल का ये पोस्टर जो बीजेपी की तरफ से जारी किया गया है, और पोस्टर बॉय ऑफ करप्शन इसे नाम दिया गया है। तो वो समुद्री लुटेरे के गेटअप में बीजेपी ने अपने इस पोस्टर में अरविंद केजरीवाल को दिखाया है। तो दिल्ली की राजनीति से अब बाहर निकलते हैं, बात जरा बिहार की करते हैं, आरजेडी की करते हैं। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ने अपने 22 उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट जारी की है। लिस्ट में 2 नाम बेहद खास हैं। पाटलिपुत्र सीट से लालू यादव की बेटी मीसा भारती को उम्मीदवार बनाया गया है। सारण सीट से लालू की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया। और इस तरीके से लालू परिवार के 6ठे सदस्य की राजनीति में एंट्री हो गई है। तो लालू की 2 बेटियां, जो लिस्ट सामने आई है आरजेडी की, उसमें उनके नाम, पाटलिपुत्र से मीसा भारती। हालांकि मीसा भारती लगातार चुनाव लड़ती आ रही है, इस सीट से हार जाती है वो इस सीट पर, एक बार फिर से उन्हीं को उम्मीदवार बनाया गया है। और सारण सीट से रोहिणी आचार्य इस बार पहली बार चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगी। राजनीति में लालू का परिवार, ये जो 6ठे सदस्य की एंट्री हुई है, जरा इसको समझ लीजिए किस रूप में हुई है। खुद लालू प्रसाद यादव आरजेडी के अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के रह चुके हैं। लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी, ये पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं बिहार की, फिलहाल एमएलसी हैं। तेजस्वी यादव आप जानते हैं विधायक हैं, पूर्व डिप्टी सीएम हैं। दूसरे बेटे लालू प्रसाद यादव के तेज प्रताप यादव, वो भी पूर्व मंत्री, फिलहाल विधायक हैं। मीसा भारती उम्मीदवार पाटलिपुत्र से बनाई गई हैं, रोहिणी आचार्य उम्मीदवार सारण से बनाई गई हैं। तो कुल मिलाकर इस तरीके से ये 6ठे सदस्य की एंट्री अब राजनीति में, लालू परिवार के 6ठे सदस्य की एंट्री। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारी सहयोगी निधि श्री इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं निधि श्री से, सारण से रोहिणी आचार्य का नाम सामने आने के बाद वो परिवारवाद वाला जो हथियार है, उसके जरिए विपक्ष को और मौका मिल गया है आरजेडी पर हमला बोलने का। निधि, बिल्कुल, देखिए एक जो टैग लगता रहा है लालू परिवार के साथ कि वो उन्होंने हमेशा अपने परिवार और परिवार के सदस्यों को ही आगे बढ़ाया है, ये एक बार फिर से ये जो लिस्ट आई है 22 कैंडिडेट्स की, उसमें दिखाई देता है। हालांकि आपको बता दें रोमाना, और ये बिहार में भी सबको पता है कि चाहे रोहिणी आचार्य हो या मीसा भारती, इन दोनों को पहले से ही इनका नाम तय था और इन दोनों को कह दिया गया था कि आप फील्ड में रहें, तैयारी करें। और यही वजह है कि सिंगापुर से लौटने के बाद लगातार रोहिणी आचार्य सारण में जनता के बीच जा रही हैं, क्षेत्र में जा रही हैं, और वो जो बीजेपी की तरफ से रूडी उम्मीदवार है उन पर हमले भी करते हुए नजर आ रही हैं। और अगर इस लिस्ट को देखेंगे क्विकली रोमाना, तो सबसे ज़्यादा जो कहा जाता है कि MY समीकरण, वो बिल्कुल सटीक बैठता है। 8 यादव और 2 मुस्लिम को इस लिस्ट में टिकट दिया गया है, लेकिन उसके बाद
तीसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा जिनको टिकट है वो है कोयरी और कुर्मी की संख्या, उनको भी बैलेंस किया गया है, यानी कि जिन जिन जातीय समीकरण को लेकर के आरजेडी के अंक गणित में फिट बैठते हैं उन सबको बिल्कुल तरजीह दी गई है। लेकिन रोहिणी आचार्य का नाम चौंकाने वाला नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ महीने से, और आपको याद होगा जब मंच से लालू प्रसाद यादव ने जब पिछली बार इंडिया गठबंधन की को लेकर के जो सभा हुआ था उसमें भी जिक्र किया था रोहिणी आचार्य का, और तब से लगभग ये तय हो गया था कि रोहिणी इस बार चुनाव लड़ेंगी। जी रोमाना, बहुत शुक्रिया आपका निधि इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए, आरजेडी से लालू की 2 बेटियों को टिकट मिलने के बाद बीजेपी ने जोरदार हमला बोला है। रोहिणी आचार्य ने जांच एजेंसियों को लेकर दूसरी तरफ पलटकर बीजेपी को घेरा है। में पूरी ताकत लगाई है, क्या कहेंगे? तो वो लोग तो ताकत पे लड़ते हैं ना, हम लोग तो जनता के साथ, मेरी जनता के प्यार दीदी वो उनको ताकत पूरा लगाने दीजिए। ईडी सीबीआई जितना भी है प्रशासन सब उनके सपोर्ट में है। तो लालू की पार्टी में परिवार के आगे कुछ है क्या? वहाँ तो बस लालू जी, उसके बाद राबड़ी जी, फिर तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, मीसा जी, अब रोहिणी जी, अब फिर कोई जी आएगा। अगली खबर का रुख करते हैं। अपने दिव्य दरबार में कथावाचन से लोगों को मंत्रमुग्ध कर देने और ईश्वरीय शक्तियों का दावा कर लोगों की मुराद पूरी कर देने का भरोसा देने वाले बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री नए विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं। ताजा बयान नेताओं और साधु संतों की पोल खोलने की चेतावनी से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर साधु संतों ने धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री का बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। एबीपी न्यूज हालांकि इस बयान की पुष्टि नहीं करता, लेकिन यही वो बयान जो वायरल हो रहा है, और इसी बयान के बाद साधु संतों के निशाने पर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री आ गए हैं। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर कई संतों ने कड़ी आपत्ति जताई है और उन्हें खुलासा करने की बाकायदा चुनौती दे रहे हैं संत। भारत का गुरु कोई संत नहीं बचेगा, उसको नंगा कर देंगे, ऐसे कहने वालों को मैं कहता हूं, मर्द हो और आपके गुरु ने विद्या दी है तो नंगा करके दिखाओ। संसार में गुरु शरण आज भी जो सांस परमात्मा ने दी स्थापित, दम है तो बात करो। ये एक साथ भाव वचन में साधु संतों का अपमान मत करो। साधु संतों तो बहुत दूर है, गुरु शरण को नीचे दिखा के दिखा दो, उस दिन में अपने आप को संसार से मोह दिखाना बंद करो। क्योंकि मूर्खों की जनसंख्या अधिक है तो धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थक अधिक थे, और चिंतनशील विवेकशील व्यक्तियों का अभाव है। सच्ची बात यह है कि ये सब अवसरवादी हैं, इनका कोई ईमान नहीं है। ये सब पैसे के ही भक्त हैं, पैसा ही इनका सबसे बड़ा देवता है। जहाँ से प्रसिद्धि मिल जाए वही इनके लिए सबसे बड़ा देवता है। जहाँ से संकट की स्थिति हो वहाँ पर हाथ जोड़ लो, वहाँ पर शरणागत हो जाओ, माथा झुका लो। भ्रष्टाचारी नेताओं की पोल खोलो जो विदेशों में अरबों खरबों रुपए जमा करके रखा है, वो भारत में शीघ्र आ जाए तो सबकी गरीबी मिट जाए। तो ये महात्मा जिस दिन तुम्हारे मंच पे आना बंद कर देंगे धीरेन्द्र शास्त्री, उस दिन तुम्हारी ढपली बजना बंद हो जाएगी। ये झूठ और पाखंड और छलावे का ड्रामा धीरेन्द्र तुम्हारा 1000% बंद हो जाएगा। आप पर हनुमान जी के नाम की कोई सिद्धि नहीं है, आप केवल हनुमान जी के नाम पर दुकानदारी कर रहे हो। ये मंडलेश्वर का एक आपके लिए चैलेंज है, आप पे कोई सिद्धि नहीं है। सुना आपने, कितने गुस्से में सुनाई पड़ रहे हैं साधु महात्मा, बहुत नाराज धीरेन्द्र शास्त्री से। सीधे लेकर चलते हैं आपको। अभिषेक उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अभिषेक, ये तो फंस गए रे बाबा। बिल्कुल अपर्णा, माफ कीजिएगा रोमाना, दरअसल अभी अपर्णा यादव का इससे बात हो रही थी तो मेरे मुंह से अपर्णा निकला। रोमाना, सबसे अहम बात मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है, देखिए यह हनुमान जी का मंदिर है, ये यहाँ पर लखनऊ के हजरतगंज में, और प्रभु श्री राम के जो महान भक्त हैं हनुमान जी, उनके नाम पर हो रहा है। और जो पंडोखर धाम हैं, पंडोखर सरकार हैं मध्य प्रदेश के दतिया जिले के रोमाना, उन्होंने खुलकर के विरोध किया है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि इस तरह की बात वो करते हैं, उनके अपने पास क्या सिद्धि है मैं इसका भी खुलासा कर दूंगा। देखिए, हनुमान जी के भक्त बाबा बागेश्वर भी हैं और पंडोखर धाम भी हनुमान जी के भक्त हैं। और ये जो पर्चियां निकालने वाली बात है रोमाना, पंडोखर सरकार की बात करें तो उनके यहाँ 90 के दशक से पर्चियां ही निकाली जाती हैं। वो भी यही कहते हैं कि वही सिद्धि उनको भी हासिल है। तो ये जो बाबा हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि ये उन पर आघात हो रहा है, और ये आघात हनुमान जी के नाम पर हो रहा है। हनुमान जी सबके प्रभु हैं,
सब पे आशीर्वाद देते हैं, तो आखिरकार उनके आशीर्वाद से अगर एक बाबा के पास सिद्धियां हैं, दूसरे के पास कैसे नहीं हो सकती हैं? कोई कैसे दूसरे पर उंगली उठा सकता है? तो ये बयान उन पर बागेश्वर सरकार पे भारी पड़ता जा रहा है। और देखिए, अध्यात्म का विषय है, आस्था का विषय है, सबकी आस्थाएं होती हैं, किसी की आस्था पर सवाल उठाना ये इस देश में इतना आसान कभी नहीं रहा है। और ये बात अब बागेश्वर बाबा के लिए एक मुश्किल का सबब बनती जा रही है। रोमाना। मुलायम परिवार की बहू हैं अपर्णा यादव। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत अपर्णा यादव ने की है और बड़ी बात यह है कि अपर्णा कह रही हैं वो रायबरेली में प्रियंका गांधी को चुनौती देने को तैयार हैं। अगर पार्टी कहेगी तो प्रियंका गांधी के खिलाफ वो चुनाव लड़ लेंगी, उन्हें हरा भी देंगी, लेकिन चुनाव मैदान में अपनी जेठानी डिंपल यादव को चुनौती कभी नहीं देंगी। तो फैमिली फर्स्ट, परिवार पहले, अपर्णा यादव का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सुनिए आप। बीजेपी नेता अपर्णा यादव हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अपर्णा, ये जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है, आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? यूपी का आपको क्या सीन दिख रहा है? बीजेपी 80 में 80 की बात कर रही है। आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी की चुनौती के आगे या कांग्रेस साथ मिल गई, ये इतना आसान है 80 में 80? देखिए, मैं तो समझती हूँ कि कोई भी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में इस समय कहीं है ही नहीं। और कहीं भी पूछ लीजिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के फेस पे लड़ा जा रहा है ये चुनाव। मैं आपसे और जानना चाहूँगा, प्रधानमंत्री ने एक बात कही कि सपा में ऐसे टिकट बदल रहे हैं कि कुछ लोग होता है कुछ घंटों का टिकट पाते हैं, ऐसे टिकट मिलता है, ऐसे बदल जाता है। आपकी जानकारी में मैटर आया होगा, टिकट बदलने वाला, टिकट दिया जा रहा है फिर बदल दिया जा रहा है, ये क्या दिखाता है? आई थिंक दे आर नॉट एबल टू रैशनलाइज कि किसको दें किसको ना दें, और उनके अंतर मन में जरा मंथन चल रहा होगा। पर मुझे लगता है कि ये पब्लिक में आने से पहले, लिस्ट पब्लिक में आने से पहले हमेशा जो है 4 बार सोचना चाहिए कि हम क्या पब्लिक में जो है देने जा रहे हैं, क्योंकि जनता बहुत कुछ उससे देखती है। क्योंकि आपका वो कागज़ सिर्फ एक पार्टी दस्तावेज या इलेक्शन कमीशन के लिए नहीं होता है, वह एक दर्पण होता है कि आपकी पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। एक बात और बताइए कि ये बड़ा प्रासंगिक सवाल मैं कर रहा हूँ, कुछ जगहों पर ये भी चर्चाएं हो रही हैं, विपक्ष की ओर से भी ये कहा जा रहा है, कुछ दलों की ओर से, कि राजपूत बीजेपी से नाराज हैं। मैं आपसे ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप उस बैकग्राउंड से आती हैं। आपको लगता है कि राजपूतों में ऐसी कोई नाराजगी हो सकती है कि उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है बीजेपी में? देखिए, राजपूत रिप्रेजेंटेशन की तो मैं नहीं समझती हूँ कि किसी भी तरीके की नॉन रिप्रेजेंटेशन हो रहा है बीजेपी में। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं, और मुझे लगता है कि कितने कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो सब ठाकुर हैं। सेकेंडली, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर वो ठाकुर हैं। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ठाकुरों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। मैं दूसरी बात कह रही हूँ, अभी जो एमएलसी की लिस्ट आई उसमें भी जो है ठाकुर थे। तो ऐसा नहीं है कि ठाकुरों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और जो ये बात कह रहा है वो अपने आंखों पर मुझे लग रहा है धृतराष्ट्र की तरह पट्टी बांध चुका है। मुझे एक बात और बताइए, ये तो मैंने आपसे वो बात पूछ ली जो कि पब्लिक डोमेन में चीजें चल रही हैं। अब आपसे जब भी बात करता हूं तो ये भी लोगों के जहन में होता है कि अपर्णा यादव क्या कर रही हैं। आपका भी एक पक्ष है, आपकी भी एक अंडरस्टैंडिंग है, रीच है, फॉलोअर्स हैं आपके जो अपर्णा यादव को हर बड़े चुनाव में ढूंढते हैं। अपर्णा यादव के पास क्या जिम्मेदारी है, क्या कर रही हैं इन दिनों अपर्णा यादव? मैं समझती हूँ कि पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी के उद्देश्य हैं, जो मूल्य हैं, उस पर एक डटे हुए सिपाही की तरह मैं चल रही हूँ, काम कर रही हूँ। और पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए अपर्णा यादव को जो भी आदेश होगा पार्टी की तरफ से, मैं उस पर अग्रसर रहूंगी। दूसरी बात है, पार्टी मेरे बारे में सोच रही है, ये मुझे पता है, और जो भी करेगी अच्छा ही करेगी। यादव हूँ, यादवों के बारे में बात भी रखी हूँ और रखती भी हूँ। जिनको नहीं समझ में आ रहा है, जो सिर्फ कुछ ही यादव को देखना चाहते हैं, वो शायद अपर्णा यादव की बात नहीं सुन पा रहे हैं या समझना नहीं चाह रहे हैं। पर मैं लगातार अपने यादव भाई बहनों के बीच में जा रही हूँ। इस बार भी जब चुनाव हुआ था, पिछले बार जब योगी जी की दूसरी सरकार बनी थी, तो भी मैं यादव गाँव में गई थी
और यादवों के बीच में जा कर के मैंने जगह जगह वोट मांगे थे। उन सभी पोलिंग बूथ्स पे, उन सभी जगहों पे हमारा बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, बीजेपी बहुत वोटों से आगे रही। तो ये मुझे लगता है कि मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि है कि बीजेपी के सहारे मैंने यादवों को जो है बीजेपी में लाने का काम किया। आपने बड़ी एक अहम बात बताई कि यादवों को आपने बीजेपी में लाने का काम किया, और आपने ये कहा कि मैं यादव हूं, और जो कुछ यादवों को की बात कर रहे हैं, ये कुछ यादवों और बनाम अपर्णा यादव, ये क्या है पूरी कहानी? देखिए, मैं समझती हूँ कि कुछ लोग सिर्फ जो है एक जो है शायद एक ही कहते नहीं कि एक सिरमौर को मानना चाहते कि भाई बस एक ही लोगों को हम मानेंगे। आदरणीय नेताजी की मैं बहू हूँ और मैं बहुत गर्व से बोलती हूँ ये बात। और जब नेताजी ने उनको दोबारा आशीर्वाद दिया था प्रधानमंत्री बनने का, तो उनसे मैंने घर आकर के पूछा भी था, वो उस समय जिंदा थे, और उन्होंने ये बात कही कि देखो बेटा, वो बहुत जो है समझदार हैं और वो दोबारा प्रधानमंत्री बनने के योग्य हैं, और मोदी जैसे व्यक्ति की जरूरत है भारतवर्ष को। ये नेताजी ने आपसे कहा था कि मोदी जैसे व्यक्ति की जरूरत है भारतवर्ष को, तभी मैं ऐसा बोल करके आया पार्लियामेंट में, क्योंकि मेरा सवाल था कि आप तो जो है समाजवादी पार्टी में हैं और आपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को फिर से आशीर्वाद दिया। लोग इस पे बहुत चर्चा कर रहे हैं, बहुत डिबेट हो रहा है कि भाई आपने इस तरह से क्यों बोला। तब उन्होंने बोला कि मोदी जैसे व्यक्तित्व की जरूरत है। तो मोदी सिर्फ एक आदमी का नाम नहीं है, अब ये छवि, अब ये व्यक्तित्व बन चुका है, ये पर्सोना, ये ऑरा जो वो कैरी करते हैं अपने साथ, यह मुझे लगता है उन्होंने खुद बनाया है, और उसके लिए मुझे लगता है हर भारतवासी फिर से दोबारा प्रधानमंत्री बनाएगा। मुझे एक बात और बताइए अपर्णा, कि लोकसभा का चुनाव चल रहा है, अभी कई सीटें बाकी हैं जो अनाउंस नहीं हुई हैं, क्या अपर्णा यादव भी दावेदारी में है क्या? ये भी सवाल पूछा जा रहा है। ये तो पार्टी हमारी बहुत बड़ी है, राष्ट्रीय पार्टी है, हर व्यक्ति का काम देख रही है, हर व्यक्ति का स्टैटिस्टिक्स से लेकर के डेटा जाता है पार्टी के पास। पार्टी को यथावत पता है कि कौन कितना जिम्मेदार है, कौन कितने पानी में है और कौन कितना पानी में नहीं है, कौन कितना काम कर सकता है। तो उनको सब पता है, जो भी पार्टी कहेगी अपर्णा यादव डट करके पार्टी के साथ खड़े। मैं आपसे और इसको स्पेसिफिक करूं, रायबरेली की एक सीट है जहां ये चर्चा है कि प्रियंका गांधी वहां से लड़ सकती है, ये चर्चा है, क्या अपर्णा यादव तैयार हैं टक्कर देने के लिए? देखिए, मैं समझती हूँ कि इन लोगों का तो जनाधारी खत्म हो चुका है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसका तर्पण हो चुका है। अब मैं नहीं समझती हूँ कि कांग्रेसियों को जो है कोई भी व्यक्ति अपने सामने लाना भी चाहता है, और जिस प्रकार की बातें चल रही हैं, उनके जो दिन प्रतिदिन घोटाले और जबरदस्त तरीके से जो मैं समझती हूँ कि पॉलिटिकल गैर जिम्मेदाराना वाले बयान आते हैं, चाहे वो महिला उत्पीड़न पर हो, चाहे महिलाओं के ऊपर जो है कमेंट हो, उनके स्पोक्स पर्सन जो है इतनी भद्दी, इतनी आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, तो मुझे लगता है कि इस पार्टी का कोई जनाधारा बचा नहीं। मैं अपर्णा चुनौती की बात कर रहा हूँ, रायबरेली की चुनौती, प्रियंका गांधी की चुनौती के लिए अपर्णा तैयार? ये क्या मतलब सिर्फ एक परिवार की वो रहेगी क्या? क्यों नहीं लड़ सकते? अगर पार्टी बोलेगी तो बिल्कुल लड़ेंगे, मगर मुझे लगता है कि वहाँ पर और भी लोग हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप पार्टी जैसा कहे अपर्णा यादव उसके लिए तैयार। पार्टी कहेगी तो प्रियंका खेल बढ़ने को तैयार है? अब बिल्कुल पार्टी अगर कहेगी तो क्यों नहीं लड़ने की? तो आप टक्कर दे पाएंगी प्रियंका गांधी? पार्टी पूरी लग जाएगी, पार्टी के साथ अपर्णा यादव लगी हुई है, क्यों नहीं ऐसी, और कीचड़ में ही कमल खिलता है। तो ये तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा। आपके अंदर ये आत्मविश्वास है अपर्णा? मैं व्यक्तिगत सवाल कर रहा हूँ कि आप प्रियंका गांधी को हरा सकती? बिल्कुल हरा सकती हूँ, क्यों नहीं हरा सकती हूँ मैं। ये कई बार चर्चा उठी कि मैनपुरी के बारे में, क्या अपर्णा यादव मैनपुरी में जाकर के जेठानी को टक्कर दे सकती हैं? कभी कुछ ऐसा आपके जहन में आया क्या? नहीं, मेरे जहन में कभी इस प्रकार की बात नहीं हुई, कभी ना मेरे जहन में इस प्रकार की बात आई है, और मैं अपने बड़ों का बहुत आदर करती हूँ, और आज से नहीं, मैं शुरू से करती हूँ। और मैं जितना अपने परिवार को मानती हूँ, देखिए वैचारिक हमारी बात नहीं मैं समझती थी मिलती है, तो मैंने अपनी पार्टी बदल दी, और मैंने यह सब किया अपने सास ससुर के रहते हुए। ऐसा कोई भी चीज़ मैंने छुपी छुपौल या इस तरीके से नहीं किया कि मैंने उनको बताया ना हो और मैंने पार्टी ज्वाइन कर ली हो। तो मैं देखिए सब कुछ अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर के मैंने किया। अपर्णा यादव किसी भी सूरत में डिम्पल यादव की चैलेंजर नहीं बन सकती? मैं देखिए, मैं उनका बहुत आदर करती हूँ, इसलिए नहीं कि वो एक पॉलिटिकल, वो मेरे लिए कभी पॉलिटिकल फिगर नहीं, वो मेरे लिए हमेशा मेरी बड़ी जेठानी है और मेरी बड़ी भाभी है, तो मैं उनका उस प्रकार से बहुत आदर करती हूँ। मेरी बात का इतना जरा साहित्यिक और भावनात्मक जवाब दिया है, इसको मैं अगर खबर की भाषा में समझूं तो देवरानी का जेठानी को चैलेंज करने का कोई इरादा नहीं? वो कभी भी नहीं था, नहीं रहेगा,
और उनके लिए हमेशा आदर है। उनके मन में क्या है ये वो बता सकती हैं, मगर मेरे मन में हमेशा उनके लिए आदर सम्मान है। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से याचिका लगाई गई थी, हफ्ते में 5 बार अपने वकीलों से मुलाकात की इजाजत मांगी गई थी। इसे राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया है। वकीलों से हफ्ते में 5 बार मुलाकात की मांग वाली अर्जी राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज की। अभी जो व्यवस्था है उसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल हफ्ते में 2 बार ही अपने वकीलों से मुलाकात कर सकते हैं। इसी को बढ़ाने के लिए अरविंद केजरीवाल की तरफ से मांग की गई थी कि हफ्ते में 5 बार उन्हें वकीलों से मुलाकात की इजाजत दी जाए। इस अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण जैन इस वक्त मौजूद हैं। वरुण, क्या आधार बताकर अदालत की तरफ से अरविंद केजरीवाल की हफ्ते में 5 बार वकीलों से मुलाकात वाली अर्जी खारिज की गई? देखिए, अभी डिटेल ऑर्डर आना बाकी है, लेकिन केजरीवाल की तरफ से राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका लगाई गई थी कि जो तिहाड़ जेल में जो उनके वकील हैं वो हफ्ते में 5 बार आकर उनसे मुलाकात कर सके। केजरीवाल की तरफ से ये बात कही गई थी कि देश भर में उनके खिलाफ 30 से ज्यादा केस है, ऐसे में हफ्ते में जो 2 मुलाकात है वो पर्याप्त नहीं है और उनके वकीलों को 5 बार मिलने की मुलाकात दी जाए। तो ईडी ने इसका विरोध किया था। ईडी ने विरोध करते हुए कहा था कि जेल मैनुअल के हिसाब से ही इजाजत दी जानी चाहिए और केजरीवाल को अपने वकीलों के जरिए जो सरकार चलाने के लिए जो स्पेशल ट्रीटमेंट मांगा जा रहा है वो स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाना चाहिए। तो इस पर ऑर्डर रिजर्व था, तो अदालत ने आज केजरीवाल की जो याचिका है उसे खारिज कर दिया है और जो वकील है वो अब हफ्ते में 2 बार जेल मैनुअल के हिसाब से ही उनसे जेल में मुलाकात कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया आपका वरुण जैन इस तमाम जानकारी के लिए। तो अरविंद केजरीवाल को झटका लगा है। हफ्ते में 5 बार वकीलों से मुलाकात करने वाली अर्जी राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की खारिज कर दी। बीजेपी के महाराष्ट्र प्रभारी हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है उन्होंने। दिनेश शर्मा ने उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी पर हमला बोला। कह रहे हैं कि शिवसेना बहुत दूर जा चुकी है, उद्धव ने हिंदुत्व का चोला छोड़ दिया है। दिनेश शर्मा ने हाल ही में कांग्रेस छोड़ने वाले संजय निरुपम की जमकर तारीफ की। सबसे पहले शुरुआत मैं महाराष्ट्र से करूंगा, क्योंकि महाराष्ट्र बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेट बताया जा रहा है और आपको वो जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपने जिम्मेदारी संभाली, आप लगातार महाराष्ट्र जा रहे हैं। मुझे पहले बताइए, महाराष्ट्र की रिपोर्ट क्या है? महाराष्ट्र का इस चुनाव में आपको क्या परसेंटेज, कल कितनी में कितनी सीटें के आपकी टारगेट है आपका? नहीं, देखिए, पहला प्रश्न का जवाब है अब की बार 400 पार, और 400 पार में महाराष्ट्र का बहुत बड़ा योगदान होगा। और दूसरा आपका जो प्रश्न है कि हाल क्या है, पूरे देश का हाल है मोदी मैजिक चल रहा है और महाराष्ट्र में कुछ ज़्यादा चल रहा है। साहब, कितनी सीटें महाराष्ट्र में उम्मीद कर रहे हैं, ये मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे। आप प्रभारी हैं वहाँ। इसका उलट के जवाब दे रहा हूँ। 1 या 2 सीटें भी अगर विपक्ष पा जाए तो ये एक बहुत बड़ा आश्चर्य होगा। इतने कॉन्फिडेंट हैं? इससे थोड़ा ज़्यादा हूँ, कम प्रदर्शित कर रहा हूँ। आप जाकर देखो, आप पब्लिक से किसी से अचानक लेके पूछ लीजिए, ये कहेगा साहब हमको किसी से मतलब नहीं, हमको मोदी जी से मतलब है। किसको क्या नहीं हुआ, गांव गांव तक योजनाएं पहुंची। और सबसे बड़ी चीज क्या थी कि शिवसेना और कांग्रेस का जो संबंध था वो एक, जिसको कहते हैं कि अस्वाभाविक सा था, अकल्पनीय गठबंधन था। क्योंकि बाला साहब ठाकरे का जो एक विराट व्यक्तित्व था, हिंदुत्व का एक मुखौटा नहीं थे, हिंदुत्व का एक चेहरा थे, और उनका एक वाणी पे पूरा प्रदेश नहीं पूरा देश गरजता था। और वो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस से बड़ा इस देश का नुकसान करने वाला कोई दूसरा दल नहीं है, और अपनी जिंदगी में मैं इनकी तरफ देख भी नहीं सकता। उनके लड़के ने बीजेपी के साथ में लड़ा, उद्धव जी ने, और बीजेपी के साथ बहुमत मिला। कांग्रेस और एनसीपी के छलावा में वो फंस गए और उन्होंने अपना जो हिंदुत्व का चोला पहना था उन्होंने उसको उतार दिया, और उनकी मुख्यमंत्री बनने की जो ख्वाहिश थी वो हिलोरे लेने लगी। और वो मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहला काम क्या था कि हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को गिरफ्तार करो, मारो लाठी। जो श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हो रहा है और वहाँ पे लोग उत्सव मना रहे हैं महाराष्ट्र में राम जन्मभूमि के शिलान्यास का, उनको जेल भेज रहे हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने वाली नवनीत राणा और तमाम कितने लोगों का आपने सांसदों तक को मारा और गिरफ्तार कर दिया।
मैं जिस डॉक्टर दिनेश शर्मा को जानता हूं वो जोड़ने के एक्सपर्ट माने जाते हैं। यूपी में आपने कितनों को जोड़ा, आपके दौर में जो सदस्यता अभियान चला उसमें पार्टी ने नए रिकॉर्ड स्थापित किए। तो जो ये जोड़ने वाले डॉक्टर दिनेश शर्मा है, जब ये महाराष्ट्र के प्रभारी हुए हैं तो क्या इन्होंने उद्धव ठाकरे को भी फिर से जोड़ने की कोई कोशिश की क्या? नहीं, देखिए आप, पहली बात तो जो सदस्यता अभियान में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना उसमें मेरा योगदान तो शायद गिलहरी वाला होगा। माननीय अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, ये उनका चमत्कारी व्यक्तित्व था, प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन था, इसलिए वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बनी 11,57,00,000 की। और दूसरी बात, जो खुद टूट चुका हो, जिसकी देखिए टूटे हुए व्यक्ति को जोड़ा जा सकता है लेकिन टूटी हुई आइडियोलॉजी को नहीं जोड़ा जा सकता। जो हिंदुत्व का विचार था जब वही समाप्त हो गया, जो सनातन की रक्षा का जो संकल्प था शिवसेना उद्धव जी का, वो समाप्त हो गया, तो वो जुड़ेंगे कहाँ से? वो केवल मन से नहीं टूटे, दिल से नहीं टूटे, वो विचारों से भी टूट चुके हैं। बड़ी बात की आप करें कि शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली आइडियोलॉजी से टूट चुकी है। निश्चित, बहुत टूट नहीं चुकी है, बहुत दूर जा चुकी है। ना उनके पास में नीति है, ना नियत है, ना नेतृत्व है। इतना दूर डॉक्टर साहब जा चुकी, इतना दूर जा चुकी कि अब दोबारा मिलना मुमकिन नहीं है। देखिए, अब वो कार्यकर्ता विहीन हो चुके हैं। वो अब जो चमत्कारिक वाला जो बाला साहब ठाकरे जी का जो व्यक्तित्व था, वो सारी विचारधाराएं बीजेपी के साथ जुड़ गई हैं। देखिए, नेता चला जाना कोई आश्चर्य नहीं था, उनके साथ के विधायक चले गए, सांसद चले गए, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो ये कि उनका कार्यकर्ता चला गया, वो बीजेपी या बीजेपी की विचारधारा। आज की तारीख में बीजेपी को उद्धव ठाकरे की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, बीजेपी को जनता की जरूरत है, उद्धव ठाकरे की नहीं है। मैंने कहा ना, बीजेपी जनता की जरूरत है और जनता के जो साथ है उसकी मुझे जरूरत है। अभी जनता के साथ नहीं है, इसलिए इस समय इनकी जरूरत नहीं। संजय निरुपम का क्या हो रहा है? उन्होंने बाकायदा कांग्रेस की कलई खोल दी है, जो सारा ही उन्होंने बातें सामने रख दी हैं। क्या वो भी आपके दिल के करीब आ चुके हैं? दिल के अच्छे हैं, वो अच्छे उन्होंने बातें कही हैं। कांग्रेस भ्रष्टाचार के खिलाफ को जो जवान उड़ाता है, जो सनातन के पक्ष में बोलता है, अभी देखा ना उनके गौरव वल्लभ जी को कि सनातन को गाली ना देने के कारण उनको हटाया। संजय निरुपम जी ने जो खिचड़ी का घोटाला हुआ था, किसी के उन्होंने कोई वक्तव्य दिया था तो उसका दंड मिला कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ क्यों जा रहे हो। अब ये तो कांग्रेस अब वो गांधी बाबा वाली कांग्रेस नहीं है, जो दे दी आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। अब तो इटली वाले संत लोग हैं। मुझे बताइए कि आपके दरवाजे संजय निरुपम के लिए खुले हैं क्या? क्योंकि आपने एक बात कही कि वो बीजेपी के दरवाजे हर उस व्यक्ति के लिए खुले हैं जो मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी की आइडियोलॉजी को मानता है। लोग जो बोलते हैं ना कि मोदी ने क्या किया, मोदी जी ने तो सबसे वो चमत्कार किया है कि अब माथे पर राहुल जी के चंदन है, मन में क्रंदन है, और क्रंदन का कारण जनता में मोदी का वंदन है। आपने पूरी कविता ही पढ़ दी। मुझे एक बात ये बता दीजिए कि प्रभु श्री राम का आशीर्वाद संजय निरुपम को मिलेगा क्या? मैं तो चाहता हूं कि भगवान का आशीर्वाद उन सारे लोगों को मिले जो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की सदिच्छा रखते हैं। मैंने संजय निरुपम के बारे में पूछा है आपसे। मैं उस सारे लोगों में वो भी शामिल है ना, लेकिन निश्चित रूप में एक अच्छा नेतृत्व करता है, 3 बार सांसद रहे हैं और उनकी समाज में इज्जत है। वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये मैं नहीं कह सकता।